आपके आसपास एक खेल चल रहा है। यह धन, ताकत और नियंत्रण का खेल है, और इसके नियम एक ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जो आपको कभी नहीं सिखाई गई। आपको बताया गया है कि समृद्धि का रास्ता कड़ी मेहनत, मितव्ययिता से बचत और सार्वजनिक बाजारों में चतुराई से निवेश से बनता है। यह वह सार्वजनिक सामना करने वाली प्रणाली है जिसका वित्तीय खबरों के चैनलों पर बखान किया जाता है। यह एक शानदार, चमकदार मशीन है, लेकिन यह असली प्रणाली नहीं है। असली प्रणाली, जो दुनिया के शांत बोर्ड रूमों और अदृश्य डिजिटल लेजरों में चलती है, पूरी तरह से अलग है। यह एक गुप्त वित्तीय प्रणाली है जिसे अमीरों के लिए अमीरों द्वारा बनाया गया है। यह धन बनाने के लिए नहीं बनाई गई है, यह धन को बचाने और बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसे कराधान, महंगाई और बाजार की उठापटक के तूफानों से बचाते हुए जो आम लोगों की बचत को खा जाते हैं। इस छिपी हुई संरचना को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, पानी पर बने एक शहर में, व्यापारियों के एक गणराज्य में, जो आधुनिक पूंजीवाद का पहला महान प्रयोगशाला बना, वेनिस। वेनिस की सार्वजनिक भव्यता के पीछे वित्तीय और कानूनी नवाचारों का एक सेट था जिसने इसके शासक वर्ग को दुनिया ने कभी न देखे गए पैमाने पर दौलतों को सुरक्षित रखने की अनुमति दी। वेनिस वालों ने एक साथ दो प्रणालियां चलाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। पहली थी रियाल्टो के आसपास का खुला जोखिम भरा बाजार, हमारे आधुनिक शेयर बाजार की तरह ही। हालांकि असली वेनिस प्रणाली कुलीन परिवारों का एक बंद नेटवर्क था। उनका सबसे शक्तिशाली नवाचार कानूनी था, एक साझेदारी का एक रूप जिसे कोलागांजा के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था में एक अमीर निवेशक एक व्यापारी की समुद्री यात्रा को वित्त दे सकता था, जबकि कानूनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी केवल उस पूंजी तक सीमित रहती थी जो उसने निवेश की थी। अगर जहाज डूब गया तो उनके परिवार की व्यापक दौलत, उनके महल और अन्य निवेश कानूनी रूप से सुरक्षित रहते थे। पहली बार धन को जोखिम से अलग करने के लिए एक कानूनी संरचना बनाई गई थी। औसत वेनिस वासी के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी। हालांकि कुलीन व्यक्ति बड़े जोखिम ले सकता था, यह जानते हुए कि उनकी मूल दौलत एक कानूनी किले के भीतर रछूती रहेगी। यह गुप्त वित्तीय प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है, स्वयं को पूंजी से अलग करना। अमीर लोग उस तरह से संपत्ति के मालिक नहीं होते जैसे आप होते हैं। उनकी संपत्तियां ट्रस्टों, फाउंडेशनों और कॉरपोरेशनों के एक जटिल जाल के भीतर रखी जाती हैं। प्रत्येक वेनिस के कोलागांजा का एक आधुनिक संस्करण है। वेनिस का मॉडल एक किला था, लेकिन एक वास्तव में वैश्विक प्रणाली के लिए खाका अगली महान शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा तैयार किया जाएगा। उन्होंने इसे एक बहुत ही सूक्ष्म और टिकाऊ उपकरण, इंग्लिश ट्रस्ट से किया। एक ट्रस्ट कानूनी रसायन विद्या का एक टुकड़ा है जो मालिकाना हक को हवा में गायब कर सकता है। एक व्यक्ति, सेटलर, एक संपत्ति एक ट्रस्टी को देता है ताकि वह एक लाभार्थी के लिए उसका प्रबंधन करे। एक बार ट्रस्ट में जाने के बाद सेटलर का उस पर कानूनी रूप से कोई मालिकाना हक नहीं रह जाता। यह अंग्रेजी अभिजात वर्ग का एक हथियार था जिसे उनकी पैतृक भूमि को राजशाही और लेनदारों की लालची पकड़ से बचाने के लिए बनाया गया था। ट्रस्ट में रखे गए किसी जमींदार की संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता था अगर वह कर्ज में डूब जाता या देशद्रोह करता। यह अपना केक रखने और उसे खाने का अंतिम तरीका था। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, यह शक्तिशाली कानूनी तकनीक पूरी दुनिया में निर्यात की गई। लंदन शहर नया वैश्विक वित्तीय केंद्र बन गया और इसकी लॉ फर्म्स एक नई प्रणाली के वास्तुकार बन गई। यहीं पर ऑफशोर की अवधारणा का वास्तव में जन्म हुआ। एक ऑफशोर ज्यूरिस्डिक्शन एक अलग कानूनी वास्तविकता है। पहले ब्रिटेन के अपने चैनल द्वीप समूहों जर्सी और गर्नजी थे। मुख्य भूमि ब्रिटेन में दो विश्व युद्धों का भुगतान करने के लिए कर बढ़ गए। अभिजात वर्ग ने चुपचाप अपनी संपत्ति वहां प्रशासित ट्रस्टों में स्थानांतरित कर दी जहां गोपनीयता परम थी और कर नगण्य थे, जबकि आम जनता को आयकर की एक नई प्रणाली में लाया जा रहा था। अभिजात वर्ग के लिए कानूनी तौर पर बाहर निकलने की एक समानांतर प्रणाली को परिपूर्ण बनाया जा रहा था। इस संरचना को ईंधन की जरूरत थी। इसे शक्ति देने के लिए पूंजी का एक विशाल राज्यविहीन सागर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध ठीक यही बना देगा। सोवियत संघ और उसके सहयोगियों ने तेल बेचकर अमेरिकी डॉलर की भारी रकम कमाई, लेकिन अमेरिकी बैंकों में जमा करने से डरते थे। लंदन के बैंकों ने चुपचाप एक प्रस्ताव दिया, अपने डॉलर हमारे पास जमा करो, क्योंकि ये अमेरिका से बाहर रखे गए अमेरिकी डॉलर हैं। ये अमेरिकी बैंकिंग विनियमों के अधीन नहीं हैं। यह यूरो डॉलर मार्केट का जन्म था, एक भूत मुद्रा, किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर राज्यविहीन पैसे की एक नदी।
पैसे के इस अविनियमित सागर को एक घर की जरूरत थी। जैसे जैसे उपनिवेशवाद समाप्त हुआ, दर्जनों छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। लंदन आधारित वकीलों और अकाउंटेंट्स एक प्रस्ताव लेकर आए, हमारे इंग्लिश ट्रस्ट कानून को अपनाओ, पूर्ण बैंक गोपनीयता की गारंटी दो और विदेशी पूंजी पर शून्य कर लगाओ और हम तुम्हारे पास पैसा लाएंगे। कैमैन आइलैंड्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसे क्षेत्रों ने यह सौदा लिया। एक वैश्विक टैक्स हेवन द्वीप समूह में नोट बन गए। यहीं पर मकड़ी के जाले की सही जटिलता उभरी। एक अरबपति के करमुक्त आय को एक पनामेनियन शेल कंपनी के स्वामित्व वाले स्विस बैंक खाते में भेजा जाता है, जो बदले में एक गुमनाम कैमैन ट्रस्ट के स्वामित्व में होती है। पैसा इतनी सारी कानूनी और भौगोलिक परतों से होकर गुजर चुका है कि इसकी वास्तविक उत्पत्ति प्रभावी रूप से अज्ञात है। यह छाया साम्राज्य विशिष्ट उपकरणों के एक सेट का उपयोग करके काम करता है। सबसे मौलिक है शेल कॉरपोरेशन, एक कंपनी जो केवल एक कानूनी कल्पना के रूप में मौजूद है, मशीन में एक भूत। इसका एकमात्र उद्देश्य संपत्ति रखना और इसके वास्तविक मालिक की पहचान को स्पष्ट करना है। एक रूसी ओलिगार्क न्यूयॉर्क में $50 मिलियन का एक पेंटहाउस अपने नाम पर नहीं, बल्कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत एक गुमनाम शेल कंपनी के नाम पर खरीदता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां वास्तविक मालिक का खुलासा करना कानूनी रूप से संरक्षित रहस्य है। अगला उपकरण इंग्लिश ट्रस्ट का एक हथियारबंद संस्करण है, एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट, जिसे कुक आइलैंड्स या साउथ डकोटा जैसी जगहों पर बनाया गया है। ये कानूनी ब्लैक होल हैं जिन्हें संपत्ति को लेनदारों, पूर्व पत्नियों या यहां तक कि अन्य देशों के अदालती आदेशों से पूरी तरह अछूता बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध उपकरण वे हैं जिनका उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां करों से बचने के लिए करती हैं, जैसे कि कुख्यात डबल आयरिश विदे डच सैंडविच। एक टेक दिग्गज जर्मनी जैसे उच्च कर वाले देश में अरबों कमाता है, लेकिन कानूनी तौर पर कंपनी की बौद्धिक संपदा का उपयोग करने के लिए उसे भारी रॉयल्टी शुल्क का भुगतान करके मुनाफे को कम करवा ले आयरलैंड में एक सहायक कंपनी में स्थानांतरित कर देता है। फिर मुनाफे को नीदरलैंड्स के रास्ते बरमूडा जैसे शून्य कर हैवन में भेज दिया जाता है। यह कोई चोर रास्ता नहीं है, यह एक जानबूझकर बनाई गई प्रणाली है, एक विश्वीकृत दुनिया की एक सुविधा है, न कि खराबी जहां पूंजी गतिशील है लेकिन आबादी और कर अधिकारी नहीं है। इस पैमाने की प्रणाली निर्वात में मौजूद नहीं है। यह असली अर्थव्यवस्था पर एक लंबी गहरी छाया डालती है और आप इसकी कीमत चुका रहे हैं। पहली कीमत है राज्य की भूख। कानूनी रूप से ऑफशोर भेजे गए खरबों डॉलर ऐसे खरब हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा या बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध नहीं करा सकते। कर का बोझ अनिवार्य रूप से छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत श्रमिकों पर पड़ता है। आपके कर उस राजस्व की भरपाई के लिए अधिक हैं जो चूस लिया गया है। दूसरी कीमत है निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का विनाश। एक स्थानीय पुस्तकालय को अपने सभी कर चुकाने होंगे और उसे अपनी कीमतों में शामिल करना होगा। इसका वैश्विक ऑनलाइन प्रतियोगी ऑफशोर योजनाओं का उपयोग करके लगभग शून्य कर दर चुका सकता है। उन बचतों का उपयोग स्थानीय व्यवसाय को कम कीमत देकर कुचलने तक के लिए कर सकता है। छोटा व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ नहीं रहा है, वह कानून से बाहर निकल रहा है। लेकिन अंतिम कीमत सबसे संक्षारक है, सामाजिक विश्वास का पतन। एक कार्यशील समाज इस विश्वास पर बनता है कि हर कोई एक ही नियमों से खेल रहा है। विशेष रूप से अमीरों के लिए एक समानांतर प्रणाली की दृश्यमान उपस्थिति इस अनुबंध को तोड़ देती है। यह इस नेरेटिव को हवा देता है कि प्रणाली में धांधली है, क्योंकि वास्तव में है। यह धन असमानता का एक प्राथमिक इंजन है, एक विशाल ऊपर की ओर धन पंप जो करमुक्त पूंजी वालों की दौलत को आक्रामक रूप से बढ़ाता है, जबकि कर वाले श्रम की दौलत स्थिर रह जाती है। अगर प्रणाली इतनी हानिकारक है तो इसे जारी रहने की अनुमति क्यों दी जाती है? क्योंकि इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारों द्वारा चुपचाप संरक्षित किया जाता है। मिलीभगत की पहली परत रिवॉल्विंग डोर है। किसी देश के वित्त विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी टैक्स कोड की पेचीदा बारीकियां सीखता है और सरकारी सेवा छोड़ने पर एक अभिजात अकाउंटिंग या लॉ फर्म द्वारा बहुमिलियन डॉलर के वेतन पर नियुक्त किया जाता है ताकि ग्राहकों को उन्हीं कानूनों को नेविगेट करने की सलाह दी जा सके जो उन्होंने लिखने में मदद की थी। यह प्रणाली को जटिल और चोर रास्तों से भरा रखने के लिए एक विकृत प्रोत्साहन बनाता है। दूसरा कारण एक वैश्विक रेस टू द बॉटम है। देश गतिशील पूंजी को आकर्षित करने के लिए कम कर और अधिक गोपनीयता देने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई लगभग असंभव हो जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यह है
कि सबसे बड़े एनेबलर यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है। लंदन शहर मकड़ी के जाले का केंद्रीय हब है और अधिकांश प्रमुख टैक्स हेवन जैसे कि कैमैन आइलैंड्स ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र हैं जिन पर ब्रिटेन का अंतिम कानूनी अधिकार है। यह कभी कार्रवाई नहीं करता क्योंकि इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न फीस इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। अमेरिका इस बीच सार्वजनिक रूप से विदेशी टैक्स हेवनों की निंदा करता है जबकि सक्रिय रूप से घर पर अपना खुद का निर्माण कर रहा है। डेलावेयर, नेवादा और साउथ डकोटा जैसे राज्य गुमनाम शेल कंपनियों और अटूट ट्रस्टों के लिए वैश्विक हॉटस्पॉट बन गए हैं जो दुनिया भर से अवैध पूंजी को आकर्षित कर रहे हैं। गुप्त प्रणाली वैश्विक पूंजीवाद में कोई खराबी नहीं है। यह एक सुविधा है जिसे वही सरकारें संरक्षण देती हैं जो इसका विरोध करने का दावा करती हैं। इस प्रणाली का खतरा 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान कभी स्पष्ट नहीं था। सार्वजनिक कहानी खराब मॉर्टगेज के बारे में थी, लेकिन असली कहानी अविनियमित ऑफशोर शैडो बैंकिंग सिस्टम के बारे में थी जिसने पूरी दुनिया को संक्रमित कर दिया था। वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने हजारों जहरीले सबप्राइम लोन को जटिल उत्पादों में बांधा जिन्हें कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन या सीडीओ कहा जाता है। इन टिकिंग टाइम बमों को अपनी बैलेंस शीट से हटाने और नियामकों से जोखिम छिपाने के लिए उन्होंने उन्हें हजारों शेल कंपनियों, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स को बेच दिया। उन्होंने कैमैन आइलैंड्स जैसी जगहों पर इनकी स्थापना की थी। ये जहरीली संपत्तियां अब बैलेंस शीट से बाहर गुमनाम ऑफशोर दुनिया में छिपी हुई थी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, प्रणाली के एनेबलर, ने इन अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरे उत्पादों को उच्चतम संभव सुरक्षा रेटिंग AAA दी। इसने उन्हें पेंशन फंडों और शहर सरकारों को बेचे जाने की अनुमति दी जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे केंद्रित जहर खरीद रहे हैं। जब अमेरिकी आवास बाजार धराशायी हुआ, ऑफशोर में पल रहा जहर वापस आ गया, वैश्विक बैंकों को दिवालिया कर दिया और दुनिया के कर्ज बाजारों को जमा दिया। कीमत आम लोगों ने चुकाई जिन्होंने अपने घर और नौकरी खो दी। संकट को अंजाम देने वाले बैंकर अपनी ऑफशोर संरचनाओं की जटिलता से संरक्षित करदाताओं द्वारा बेल आउट किए गए। 2008 का संकट एक दो स्तरीय प्रणाली का अपरिहार्य परिणाम था। यह इसके मूल सिद्धांत का परम प्रदर्शन था। मुनाफे निजीकृत होते हैं जबकि नुकसान हमेशा सामाजिक होते हैं। वित्तीय संकट से परे प्रणाली की सबसे काली भूमिका वैश्विक अपराध और भ्रष्टाचार के लिए गेटवे कार के रूप में है। यह चोरों द्वारा शासित क्लेप्टोक्रेट्स को अपने ही देशों को लूटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। एक तानाशाह अपने देश के स्वास्थ्य बजट से $100 मिलियन चुरा सकता है, लेकिन चोरी को स्थायी बनाने के लिए उसे पैसे को स्थिर प्रथम विश्व की वित्तीय प्रणाली में लाना होगा। उसके चुराए गए फंडों को एक श्रृंखला गुमनाम शेल कंपनियों के माध्यम से लॉन्डर किया जाता है, ढीली निगरानी वाले क्षेत्रों से गुजरते हुए ब्रिटिश या अमेरिकी वैधता के आवरण से साफ किया जाता है और अंत में जर्सी या साउथ डकोटा में एक डिस्क्रीट ट्रस्ट में पहुंच जाता है। वह ट्रस्ट पेशेवर पश्चिमी एनेबलरों, वकीलों, अकाउंटेंटों और वेल्थ मैनेजरों की एक टीम द्वारा प्रबंधित फिर अब साफ पैसे को वैध संपत्तियों में निवेश करती है। लंदन में एक लग्जरी पेंटहाउस, फ्रेंच रिवेरा पर एक विला, स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो, मानवीय कीमत चौंका देने वाली है। वह लंदन अपार्टमेंट एक अस्पताल का भूत है जो कभी नहीं बना। गुप्त प्रणाली चुराई गई संपत्तियों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय भागने का रास्ता गारंटी देकर इस चोरी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह गरीबी का एक इंजन है जो सक्रिय रूप से दुनिया के सबसे गरीब देशों से धन निकाल रहा है और इसे सबसे अमीरों की रियल एस्टेट और वित्तीय बाजारों में भेज रहा है। यह प्रणाली कोई स्थिर विरासत नहीं है, यह एक गतिशील जीव है जो बचने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। बैंकिंग पारदर्शिता के लिए हाल के वैश्विक दबाव ने इसे अनुकूल बनने के लिए मजबूर किया है। धन अब ट्रेस करने योग्य बैंक खातों से अपारदर्शी गैर वित्तीय संपत्तियों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। गुमनाम शेल कंपनियों के पास लग्जरी रियल एस्टेट या जिनेवा और सिंगापुर में फ्रीपोर्ट के नाम से जाने वाले गुप्त हाईटेक गोदामों में करमुक्त संग्रहित और कारोबार किया जाने वाला फाइन आर्ट प्रणाली अमूर्त दायरे में भी जा रही है। आज की सबसे मूल्यवान कॉरपोरेट संपत्तियां अक्सर बौद्धिक संपदा, एल्गोरिदम और ब्रांड नाम हैं। एक कंपनी कानूनी तौर पर अपनी आईपी को बरमूडा की एक शेल कंपनी में स्थानांतरित कर सकती है और फिर अपनी सभी वैश्विक सहायक कंपनियों से कंपनी की बौद्धिक संपदा का उपयोग करने के लिए भारी रॉयल्टी शुल्क वसूल सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सारा कॉरपोरेट मुनाफा उस शून्य कर स्थान पर जमा हो जाए। क्रिप्टोकरेंसी का उदय एक और फ्रंटियर प्रस्तुत करता है। हालांकि पूरी तरह से गुमनाम नहीं है,
वे पैसे को सीमाओं के पार ले जाने के लिए नए उपकरण प्रदान करते हैं और असली सिनर्जी पुराने ऑफशोर स्ट्रक्चर जैसे कि ट्रस्ट का उपयोग करने में निहित है ताकि इन नई डिजिटल संपत्तियों को रखा और कारोबार किया जा सके। तकनीकी ढाल के साथ एक कानूनी ढाल जोड़कर प्रणाली मर नहीं रही है, यह निर्मोचन कर रही है। बैंकिंग गोपनीयता की अपनी पुरानी त्वचा को उतार रही है और एक नए अधिक सूक्ष्म रूप में फिर से उभर रही है, पहले से कहीं अधिक पकड़ से बाहर। इतने विशाल सिस्टम के सामने खड़े होना असहाय महसूस करना है, और यह सच है कि कोई भी व्यक्ति इस वैश्विक मशीन को नहीं तोड़ सकता। एक वैश्विक एसेट रजिस्ट्री या एक बाध्यकारी न्यूनतम कॉरपोरेट कर जैसे बड़े समाधान महान लक्ष्य हैं, लेकिन भारी राजनीतिक बाधाओं का सामना करते हैं। असली सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। जवाब है पीड़ित की तरह सोचना बंद करना और सिस्टम के आर्किटेक्ट से सीखना शुरू करना। यह उनकी नैतिकता की नकल करने का आह्वान नहीं है, बल्कि अपने जीवन में रक्षात्मक रूप से उनके मूल सिद्धांतों को समझने और लागू करने का है। पहला सिद्धांत है संपत्ति को जोखिम से अलग करना। अपने लिए उपलब्ध कानूनी संरचनाओं का उपयोग करें, जैसे कि एक छोटे व्यवसाय के लिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अपने आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक फायरवॉल बनाने के लिए। दूसरा सिद्धांत वास्तविक और कागजी संपत्ति के अंतर के अंतर को समझना है। अभिजात वर्ग अमीर बनने के लिए कागज का उपयोग करते हैं, लेकिन वे अमीर बने रहने के लिए वास्तविक संपत्ति, उत्पादक व्यवसायों, मूर्त संसाधनों का उपयोग करते हैं। जटिल वित्तीय उत्पादों के प्रति एक स्वास्थ्य संशयवाद विकसित करें और स्थायी वास्तविक दुनिया मूल्य की सराहना करें। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ज्ञान का मूल्य है। प्रणाली एक सूचना अंतराल पर चलती है। आपका सबसे बड़ा बचाव उस अंतर को बंद करना है। वित्तीय संप्रभुता बौद्धिक संप्रभुता से शुरू होती है। वित्तीय इतिहास पढ़ें, आधिकारिक नैरेटिव पर सवाल उठाएं और वास्तविक प्रोत्साहनों को समझें जो प्रणाली को चलाते हैं। हो सकता है आपको कभी उनके खेल में खेलने के लिए आमंत्रित न किया जाए, लेकिन आप एक मोहरा बनने से इनकार कर सकते हैं। आप अपना खुद का व्यक्तिगत किला बना सकते हैं, गोपनीयता का नहीं, बल्कि लचीलेपन, विवेक और स्पष्टता का। गुप्त वित्तीय प्रणाली छिपे हुए नियमों के एक सेट की कहानी है जो दुनिया को नियंत्रित करते हैं। वह रहस्य अब खुल गया है। आप इसके साथ क्या करते हैं, यह आपका भविष्य तय करेगा। और 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में वह ज्ञान ही धन का एकमात्र सच्चा रूप है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।